इस वक्त जी इस्लामाबाद का मौसम जो है वो बदला बदला सा लगता है, क्योंकि लेवल प्ले फील्ड नज़र आ रही है। और मामला सिर्फ ये नहीं कि मरीम नवाज साहिबा की बरीत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनका पासपोर्ट वापस चला गया। आजकल हर रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रही हैं, बल्कि और वो जा भी रही हैं इंग्लैंड, और लग ये रहा है कि अपने वालिद को वापस लेके आएंगी। लेकिन ये लेवल प्ले फील्ड का तासुर जो उभरा है वो इस वजह से भी उभरा है कि इसहाक डार साहब जो हैं वज़ीर ख़जाना बन के जो है वापस आए हैं। पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे और बहुत से लिहाजों से वो कामयाब भी थे, बहुत से लिहाजों से उन पर सवालात भी उठते रहे। मसलन मुझे अभी भी याद है शेख रशीद साहब ने दावा किया था जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी कि डॉलर जो है वो 100 रुपये से ऊपर जाए ही जाए। तो इसहाक डार साहब ने उसको चैलेंज लिया, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा जी मैं सियासत छोड़ दूंगा, ये 100 से नीचे लेके आए। तो डार साहब ने वो 100 से नीचे ले आए डॉलर, और बड़ा अरसा उन्होंने डॉलर को जो 100 से नीचे ही रखा। इस लिहाज से डार साहब जो है वो नून लीग के ट्रम्प कार्ड साबित हुए। लेकिन उनके जो मुखालफिन हैं वो ये कहते हैं कि IMF की जो कड़ी शराइत आई हैं उसकी वजूहात ये भी हैं कि क्योंकि डॉलर जो है वो एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर को दबाया गया, पैसे को बढ़ाया गया, इसलिए अब शराइत ये भी कर दी गई है कि ओपन मार्केट जो है वो तय करेगी पाकिस्तान में डॉलर को। तो इन हैनी आओ डार साहब का वापस आना जो है नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। डार साहब का वापस आना जो है वो पाकिस्तानी मईशत के लिए अभी तक बड़ी खबर साबित हुई, क्योंकि आते ही, बल्कि उनका जब आने का ऐलान ही हुआ था तो डॉलर जो है वो गिरना शुरू हो गया। अब ये किस हद तक मईशत इस पर मुस्तहकम रहेगी। डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। डार साहब का जो इन्फ्लुएंस है PMLN के अंदर और जो नवाज शरीफ साहब के साथ उनके करीबी रवाबत हैं, उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि वो वापस आ गए। और लग ये रहा है नून लीग को कि अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आए। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जो इसको NR2 तशबीह दे रहे, और उन्होंने डार साहब की वापसी को जो है वो उसका खैर मकदम नहीं किया। उनको लग रहा है कि ताश के पत्ते उनके हाथ से निकल रहे हैं। हमारे आज के मेहमान वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब जो है हमारे साथ मौजूद है। डार साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके आते ही तासुर जो है वो भरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायम किया कि एक बहुत बड़ी डील के तहत आप आए, क्योंकि वो कह रहे हैं जो मुकदमे आप पे कायम थे, जो आपकी हुकूमत मेजॉरिटी में थी, शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो आप वो चले गए कि आपको लग रहा था कि आपके साथ जो है वो शायद ज्यादती ना हो जाए। अब जो है आपकी हुकूमत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कोalition गवर्नमेंट, आप वापस आ गए, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं डील है। चूँकि इमरान साहब पैदावार ही डील की हैं और डील की हैं, तो वरना तो 1993 में आपके कॉलीग अहमद मीर साहब की मौजूदगी में जब मैंने उनको इनवाइट किया कि भाई हमारी पार्टी ज्वाइन करें, यू विल मेक ए वेरी गुड स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर। अच्छा, आपने इनवाइट किया इमरान खान साहब को? अच्छा, बड़े मैंने वो एक्चुअली शौकत खानम के लिए तशरीफ़ लाए थे लाहौर चैम्बर, और हमने ज़ाती चंद दोस्तों ने मिलकर उनको डोनेशन दी थी। तो उसके बाद इनफॉर्मल बैठे तो मैंने उनको कहा कि आप ज्वाइन करें। तो उन्होंने कहा नहीं डार साहब, मेरी तौबा में कभी भी सियासत में आऊँ। ये अप्रैल 1993 की ये बात है, और करीबन 20 बड़े इंडस्ट्री जो थे उस मीटिंग में मौजूद थे और वो विटनेस हैं। उन्होंने फिर वो बड़ी रीज़न दी है कि जी वो बेनज़ीर साहबा के मुतल्लक है जी, वो मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में थी, वो झूठी हैं, वो फ़लाँ हैं। अच्छा, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की, अल्लाह बख्शे बेनज़ीर साहबा को, और कहा कि जी मैं अब यानी अगर वो जीत गई इलेक्शन, ये केयर टेकर का ज़माना है, मैं ऑलरेडी यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट से रिज़ाइन कर चुका था और हुकूमत हमारी चली गई थी, तो उस केयर टेकर के ज़माने की ये बात है, और इलेक्शन होने वाले थे। तो कहने लगे कि अगर आप इलेक्शन हार गए तो मैं अगर सियासत में आ गया, तो आते ही उन्होंने जो आपकी हुकूमत ने शौकत खानम की कंसेशंस दी हुई हैं, टैक्स एग्जम्पशन, कि जी जो चीज़ें आएंगी वो टैक्स नहीं लगेगा, वो ख़त्म कर देंगी। तो बहरहाल तो एज दी लक वुड हैव इट, तो वो जीत गई मोहतरमा, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, और इनकी प्रेडिक्शन सच्ची साबित हो गई। लेकिन वो बयान छप गया अगले दिन, तो वो पैनिक हो गया सारा। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को पूछना, यार ये ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी, मेरे कमरे में थी, ये किसने ये किया? सब कहीं मैं कैसे हो सकता है, मैं सदर भी था लाहौर चैम्बर का, आप सदर साहब, ये कैसे हो सकता है? वो तो कोई 2 महीने के बाद फिर पता चला कि वो एक्चुअली अहमद मीर साहब थे कि वो बीबी जब लाहौर गई और हमारा में पूरी सीनियर वो उनको जो एंकर पर्सन थे और जो मीडिया के लोग थे जिनका यानी नाम था, तो उनको बुलाया
तो मैं टीवी में वो मैं देख रहा था, तो उन्होंने मोहम्मद वीसा का इशारा किया उनकी तरफ कि अच्छा वो स्टोरी आपने फाइल की थी, यानी खान साहब वाली जो थी। तो मुझे खान साहब का बाई दी पे फ़ोन आया कि जी मुझे इसहाक कहते इसाक यार इस तरह करो। अच्छा, आपको इमरान खान कहते थे इसाक यार? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी हमारा उस ज़माने में अच्छा ताल्लुक था। ये मेरे पर्सनल ऑफिस में भी, ये तो चेंबर का पर्सनल ऑफिस में भी 2-3 दफ़ा ये आए उस ज़माने में। मुझे अपना कहा कि ये कह दें कि अजमत अशरफ ने ये कहा, मैंने नहीं कहा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। इमरान खान सेलिब्रिटी है और मुझे यानी मैं सोच रहा था कि मुझे नहीं पता कि जिसने भी रिपोर्ट किया है वो बेचारा पता नहीं कितने हज़ार उसकी होगी, कितने डिपेंडेंट होंगे। तो मैंने खान साहब को स्ट्रेट इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं ये नहीं कह सकता कि आपने नहीं कहा और वो आपके साथ जो अशरफ आए थे जिन्होंने नहीं कहा। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं, मैं फ्रेंकली इसलिए कि जो भी जिसने रिपोर्ट स्टोरी उसको फारग हो जाता है। बहरहाल इट्स हिस्ट्री। डॉक्टर साहब, आपने हमारे इमरान खान साहब को कैसा पाया? क्योंकि आपने बताया इतना पुराना ताल्लुक था कि फ़ोन करके आपको इसहाक यार कहा करते थे और इसहाक बोला करते थे, तो उनको ऑनेस्ट तो पाया ना आपने? क्योंकि उनकी ऑनेस्टी तो अभी तक कायम है और ये उनका यूएसपी है जो सब पे भारी है। आपने कैसा पाया उनको? क्योंकि शौकत खाना में बड़ी मदद की थी उस वक्त की गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने बनाया तो है ना हॉस्पिटल एक बड़ा। डॉक्टर साहब नहीं, हॉस्पिटल बनाया तो आपने, हमने सब ने दिया और अल्लाह की दिया। मेरे बच्चे उनको ये करते रहे, वो भी एच सोनियन है, ये भी मैंने भी फंड रेजिंग की हुई, खान साहब भी हैं। वो तो वो सारा हमने अल्लाह की खातिर किया और वो ऑब्वियसली ही वाज द पिवटल, उसमें मेन वो थे, शख्सियत थे। मैं जहाँ तक देखें ज़ातियात का तल्लक है, मैं इसको बिलीव करता हूँ कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूँकि वो रिसेंटली ज़ातियात पे हमेशा उतरते हैं तो वो ना सादक है ना अमीन है। अमीन कौन सी आपको चीज़ चाहिए जिसमें साबित हो कि सादक अमीन है? कैलिफोर्निया से चलें, आप लंदन में आएँ, लंदन से चलें आप पाकिस्तान में आएँ, नेबरिंग कंट्री में जाएँ। अब आई एम श्योर कि आप और आपके व्यू समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो बात यह है कि यानी बगैर किसी उसमें कमी इंसान में होने के, पता नहीं वो तो बहुत ही कोई वली अल्लाह होंगे, हम सब गुनाहगार हैं, हम सब में कमी बेशी है। लेकिन ये फिर अपने आप को जो पोर्ट्रे करना, एक तरफ आप यानी इंग्लैंड रेवेन्यू को इन्होंने नहीं छोड़ा, वहाँ ये इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो जज फ्लैट है वो मेरी बहनों का है। मैं इनका बहुत कुछ जानता हूँ और मैं नहीं चाहता, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन वो मैं तो कल एक प्रोग्राम में कहा, उनको मैसेज दिया पब्लिक कि आप अपने आप की ज़बान को काबू में रखें। अगर मेरे साथ आपने मत्था लगाया तो फिर मैं आपका एक एक चीज़ जो है ना मैं आवाम को बताऊंगा कि आप कितने बड़े गलत आदमी हैं। मैं मुनाफिक का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, लेकिन सादक अमीन नहीं है। आपको इस तोशा खाना के बाद सादक अमीन नज़र आते हैं, वो उनकी पर्सनल डिक्लेरेशन है, मिस डिक्लेरेशन है। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ जो कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे और एक मफरूज़ा सैलरी है, यानी एक्चुअल नहीं है, मफरूज़ा सैलरी है जो कि फॉर्म में वीज़ा लेने के लिए भरी है। उनका बेटे की कंपनी बंद हो चुकी है और उनको हम फारग कर देते हैं अपना। लेकिन डॉक्टर साहब, इसमें इमरान खान का कसूर तो नहीं? 5 रुकनी बेंच ने किया फैसला, गलत हो सकता है, फैसले में बड़ी तनकीद हो रही है, दुनिया के अंदर कहा जा रहा है कि जी ये बड़ा डार्क जस्टिस था। लेकिन इमरान खान का तो उसमें रोल कोई नहीं था ना डॉक्टर साहब, ये जो पनामा का फैसला है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने फैसला करवाया, रिगार्डलेस कि किसने करवाया, कौन करवाया। अभी आपने मेरी बात भी की केसेस की, मेरे खिलाफ केसेस नहीं है, मेरे खिलाफ केस है। मेरा केस ये है कि मैंने 20 साल पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न नहीं दी, 1981 to 2001। उसमें मैं MNA भी रहा, उसमें मैं अपना पार्लियामेंट्री लीडर भी रहा, उसमें मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन्वेस्टमेंट भी रहा, उसमें मैं फेडरल कॉमर्स मिनिस्टर भी रहा, उसमें मैं फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा। ये इतना बड़ा झूठ है, मैंने ज़िंदगी में अपनी रिटर्न कभी 20 मिनट ड्यू डेट से डिले नहीं की। तो ये एक था जैसे मियाँ नवाज शरीफ को 10,000 दिरहम बेटे से ना लेने पे फारिग करना था, उसी बेसिस पे इसहाक डार भी बस क्लब हुआ था। डॉक्टर साहब देखिए, बात ये है कि वो आपके जो मुकदमात है या आपका मुकदमा, आपने कहा एक मुकदमा है, वो तो चले वो पेंडिंग है, अभी उसकी तारीख चल रही है जी। आप सुरखरू हो जाएंगे उससे, आप कह रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हैं, आप सुरखरू हो जाएंगे, हमें तो उस पर कोई इतराज नहीं। नवाज शरीफ साहब सुरखरू हो जाएगा, हमें इस पर भी कोई इतराज नहीं। मरियम नवाज साहब सुरखरू हो, हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं। कहने का मतलब ये कि जर्नलिस्ट को तो खैर पार्टी होना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ये था कि ये केस तो एक ही था आपके ऊपर, जब आप गए थे इधर से
तो आपकी टाइमिंग को लेकर बड़ा निशाना बना रही तहरीक इंसाफ। वो कह रहे हैं कि जी अब लेवल प्ले फील्ड या अब वो हवा चेंज हो गई है, कोई एनआरओ डील हो गई जो आप आए, इसके बारे में तो कुछ बताया ना कि आप इस टाइमिंग पे जो है। मैं अर्ज कर दूं जनाब। जी मैं अर्ज कर दूं कामरान साहब, उसमें पहली बात यह है कि सबको पता है कि जो पाकिस्तान की मुआशी हालत थी 2013 में जब हम इलेक्शन जीत के आए, और उससे पहले 5-6 महीने पहले पाकिस्तान डिक्लेयर हो चुका था मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। ये हमने नहीं, ये ग्लोबल पाकिस्तान के हवाले से ये डिक्लेरेशन हो चुकी थी। उसके नतीजे में जितने बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे हैं वो हमें कोई प्रोग्राम लोन नया नहीं दे रहे थे, हमें एक भी यानी डॉलर नहीं मिल रहा था। और उसकी रोशनी में जो बैनुल-अक़वामी अदारे हैं वो पाकिस्तान को उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आ जाए 6 से 7 महीने में वो डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेगी। और हमारे पास उस वक्त जब हमने इलेक्शन जीता तो स्टेट बैंक के पास $6 बिलियन थे, जिसमें से 4.6 बिलियन आने वाले 5-6 महीने में देने वाले थे। और अगर हम अंगेज कामयाबी से ना कर पाते तो फिर हमारे पास को करीबन 2.6 बिलियन बचना था जनवरी-फरवरी में। वो उस पॉइंट पे हम पहुंचे। और ये तो एक बात है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि क्यों नहीं आए, तो मैं वो उस वक्त मेरा हार्ट यानी इतना दिन रात यहाँ काम करते थे, 5 दिन में बजट दिया, 1 महीने IMF किया, तो सुबह 6 बजे जाते थे शुरू में 2-3 हफ्ते, सुबह 9 बजे वापस आ जाते दफ्तर में। तो मेरा 6 महीने में मुझे स्टिंट पड़ा रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। आई हैड हार्ट इशू एंड वो मेरी पहली इशू थी। उसके बाद चूँकि मेरी सबको पता मैं 50 कमेटियाँ हेड कर रहा वन टाइम, मैं अपनी 5 डिविजन्स को यानी 5 मिनिस्ट्री वर्चुअली चला रहा था। फाइनेंस था, FPR था, प्राइवेटाइजेशन थी, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन थी और स्टैटिस्टिक डिवीजन थी। तो वो मुझे सर्वाइकल की इशू हुई। मैं एक्चुअली इसके इलाज मेडिकल रीजंस की वजह से आप कह रहे नहीं आए। आपको याद जी 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 और नहीं मैं एक्सप्लेन करूँ। दूसरा ये था कि मैं उस वजह से गया, लेकिन यूं ही खान साहब आए और शायद मैं उस वक्त मेरी थोड़ी बेहतरी होती मैं आ जाता। इन्होंने अब आपको भी पता है जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उनके जरिए मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवा दिया। जी जी। मुझे स्टेटलेस बना दिया दूसरे मुल्क में। ये इस हद तक इंतकामी सियासत में बिलीव करते हैं कि मुझे मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया गया सितंबर 2018 में। और मेरा 2018 से लेके मेरा 2022 तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। जब तक ये नहीं गए, नई गवर्नमेंट नहीं आई और थोड़ी सी कोई अच्छी हवा आई, और असूलों के ऊपर मेरा नहीं, कई ऐसे केसेस होंगे। और मियां नवाज शरीफ का मेरा तो वैलिड कैंसिल करवाया, मियां नवाज शरीफ का उनका पासपोर्ट एक्सपायर हुआ यानी रिसेंटली पिछले 1 साल में, उनको भी रिफ्यूज़ कर दिया। और हाई कमिश्नर लंदन को इतला कर दी कि इनको पासपोर्ट नहीं देना ना। ये फंडामेंटल राइट है, ये मैं आपको केस कोर्ट कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट लेवल के। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जिसमें इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरी इसहाक डार साहब तो खैर मैं लगा रहा हूँ साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हर पॉलिटिकल लीडर को इस तरह मुखातिब होता हूँ। तो इमरान खान साहब का ये कहना है कि इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं बेसिकली इन्होंने इस मुल्क का जो है वो दौलत को भरपूर तरीके से लूटा और इस वजह से वो चले गए बाहर और इस वजह से वो वापस नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब ये उनका जो बयानिया है डार साहब, उसको लेके आप उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करेंगे? क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान को इसमें मिल गई है और जिस तरह गवर्नमेंट जिन हालात में आई है आपकी, तो वो तो बड़ी जड़ पकड़ चुकी है आप लोगों को लेके, वो ये परसेप्शन जो उन्होंने बनाई है। मैं अर्ज करता हूँ ये एक फाशिस्ट सोच है, ये एक फाशिस्ट इनका एक रजीम था और ये खुद भी फाशिस्ट है। और इनके फाशिज्म की आपको एक नहीं दर्जनों मिसालें मिलेगी। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इन्होंने अपने ओपोनेंट्स के क्या किया। इनका एक ही काम था अपने DGFA को बुला के बताना कि फ़लाँ को पकड़ लो, फ़लाँ को ये कर दो, उसके ऊपर ये डाल दो, उस पर वो हीरोइन डाल दो, उसके ऊपर आप डिफेंस मिनिस्टर। मुख्तलिफ इन्होंने यही काम किया है। इनको पाकिस्तान की बेहतरी या मुआशी इशू की कोई फिक्र नहीं थी। नंबर 2, इनका जो मेन बयानिया था जो कहते हैं डॉलर लूट के लेके, आपको याद होगा इन्होंने कहा जी कि ये 6,000 से 30,000 अरब तक कर्जे चले गए पीपल्स पार्टी और PMLN के रजीम में, आपको याद होगा। जी। और ये इन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान को बदनाम किया हर जगह पे जाके। हालांकि उसमें 5,000 अरब ऐसी अदायगियाँ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। एक होता है पब्लिक डेट, यानी जो कौमी कर्जा है वो 25,000 था, टू बी प्रिसाइज 24,952 अरब। 25,000 कह ले। वो जो बाकी 5,000 था
वो बेसिकली वो ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान के अदारों ने, पाकिस्तान के बिजनेस लोगों ने, बाहर की लोगों से डेफर्ड पेमेंट पे, दूसरी चीज़ें कोई कई लाइबिलिटीज़ वो उन्होंने देने हैं। वो ख़जाने से नहीं जाने, उन्होंने वो पैसे वापस करने हैं, तो उसकी पेमेंट जो है वो दूसरे मुल्कों में जाएगी। तो एक तो इन्होंने ये मिस स्टेटमेंट दी। दूसरा, अब आप वो 25,000 को भी ले लें और 30,000 को भी ले लें, तो 25,000 जो है वो ये करीबन 44,000 अरब पे छोड़ के गए हैं। 75 साल के कर्जे 25,000 और 4.25 साल के कर्जे 18,000 अरब, उसमें ये इमेजिन करें, अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज। तो उस हिसाब से तो ये अगर चोर हमें कहते हो तो ये बहुत बड़े डाकू हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब आप 30,000 लेते हैं, इमरान खान की ग्रोथ रेट तो 6% पे छोड़ के गए। जी जी, वो भी एड्रेस कर लेते इस बात को भी। मैं उसको भी करता हूं, अगर मैं इसका अगर जनाब फरमाइए। तो अगर 30,000 को अगर आप कंपेयर करें जिसमें अदायगियां हैं जो कि इन्होंने हायर फिगर की वजह से सारी दुनिया में जाके बदनाम करने की कोशिश की, तो वो 30,000 जो है वो 53,000 बिलियन क्रॉस कर चुका है। उसमें 23,000 का अब ही इज कॉट ऑन बोथ एंड्स। वो लेते हैं तो उधर 18,000 अरब का इंक्रीज कर दिया है, ऑलमोस्ट 75% इन ओनली 4.25 साल। 75 साल एक तरफ, 4.25 साल एक, और दूसरी तरफ इन्होंने करीबन 24,000 अरब इंक्रीज कर दी। एक तो ये इन्होंने इसको बहुत ड्रम अप किया। अगर आपको याद हो, इन्होंने कमीशन बनाया। इन्होंने कहा जी कि ये दोनों गवर्नमेंट जो थी, ये चोर थी, ये कर्जे ये लूट के इन्होंने अपने जो आप कह रहे हैं कि ये ले गए, लूट के ले गए। इन्होंने एक कमीशन बनाया था डेप्टी चेयरमैन नैब की सरबराही में, अगर आपको याद हो। जी जी, और उसने ये इन्वेस्टिगेट करना था, और इन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिक की? कभी आपने सोचा है? वो आई थिंक वो तो ठंडा ही पड़ गया मामला ना कामरान साहब। इट इज जी 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 जी, क्या हो गया? मैंने कहा वो मामला नहीं चला ना आगे फिर। जी नहीं, आप नहीं चला नहीं जी। मेरी इतला है कि सब कुछ हुआ, हर चीज चेक हुई, लेकिन फिर इनको आगे बताया गया कि वो तो 1 रुपया भी नहीं को लेके जा सकता ना। इनके जमाने में ये जो कर्जे मैं बता रहा हूँ जी, 25,000 से 44,000 और 30,000 से 54,000। मैं नहीं कह रहा ये सही फरमा रहे होंगे, लेकिन मुझे ये सही फरमा रहे होंगे कि इतना कर्जा इन्होंने चढ़ाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जब आपकी गवर्नमेंट आई, आप तो अब बने वजीर कर्जा चढ़ाया नहीं। मैं जी फरमाया कंप्लीट कर लें जी। क्या मैं ये कह नहीं कामरान साहब, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये कर्जा कोई भी नहीं लेके जा सकता। ये मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूं। ये एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं जो कंप्लीट झूठ पे मबनी होता है। कोई कर्जा प्राइम मिनिस्टर दफ्तर में नहीं आता बोरियों में, या फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं आता। अब ये प्राइम मिनिस्टर होके गए हैं, तो मैं कहूँ जी कि ये तो पाकिस्तान का बदतरीन कर्जा है। और दूसरा मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने इतना हाइप क्रिएट किया। वो मेरी इतला है कि वो इनको रिपोर्ट मिली, रिपोर्ट में बताया गया जी एवरीथिंग इज नॉर्मल। हर चीज़ जो है स्टेट बैंक में अवाम के अकाउंट नंबर 1 में आई, क्योंकि कर्जा जब आता है तो वहाँ जाता है स्टेट बैंक में। कर्जा जब पे करना होता है, क्योंकि उसकी जो रीपेमेंट डेट्स है वो इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन में नोट हो जाती हैं, और फिर वो वहीं से वापस जाता है। तो इसलिए ये नामुमकिन है जो वो कहते थे। लेकिन वो जो कहते हैं वो लोग समझते, कई उनके जो अपना कल्ट है वो समझते शायद सच है। जी, डार साहब से बातचीत जारी है। इकॉनमी के मामला, डॉलर को 200 पे लेके आना, ये तमाम चैलेंजेस अहेड है, और इमरान खान का बहुत बड़ा चैलेंज लॉन्ग मार्च को लेके, और दूसरी चीज़ों को इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक टू दिस शो। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी गेन की है, जो कि पॉपुलैरिटी नीचे जा रही थी जिस वक्त उनकी हुकूमत रिमूव नहीं की गई थी, उससे उन्होंने डबल पे चले गए पॉपुलैरिटी पे। तो आप आ तो गए हैं डार साहब, लेकिन पहली बात तो ये कि आपको जो चैलेंजेस हैं, मैं जरा वो आपके सामने रख दूं, फिर मैं चाहूंगा आपको रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं। सबसे पहले बड़ा चैलेंज है इमरान खान साहब की पॉलिटिकल मूवमेंट। वो लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, किसी वक्त भी दे सकते हैं। आप तो जानते हैं मुझसे बेहतर कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन पॉलिटिकल सर्टेनिटी। अगर पॉलिटिकली मामला सर्टन नहीं होंगे, अगर आज गवर्नमेंट जा रही है, कल गवर्नमेंट जा रही है, एक इतना बड़ा वो लश्कर आ रहा है यलगार करने के लिए, और वो पहले भी कर चुके हुए हैं, तो पहले तो मुझे बताइए कि आपकी तमाम तर एफर्ट्स, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग भी हों, आप डॉलर को भी ले आए 200 से नीचे, उस पर बात करेंगे बाद में। लेकिन इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल चैलेंज है, जिसमें वो कह रहे हैं वो कभी भी एक हफ्ते के अंदर लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं, कौन सी इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट इसके अंदर जो है वो परवान चढ़ेगी? इससे तो अच्छा नहीं कि इमरान खान के साथ मिलकर बैठ के बात कर ली जाए कि जनाब आर्मी चीफ का मामला हो या इलेक्शन का मामला हो तो बात कर लेते, ताकि आप यलगार तो ना करें, इकोनॉमिकली हमें आगे चलने दें। हमने इनका लॉन्ग मार्च भुगता हुआ है, आपको याद होगा 126 दिन का, और चाइनीज़ प्रेसिडेंट नहीं आ सका जिसकी वजह से, इनके धरने की वजह से,
और चाइनीज़ एम्बेसडर आए, मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी कि आप इनसे बात करें कि ये कोई 3-4 दिन अपना धरना पोस्टपोन कर दें ताकि मेरा सदर पाकिस्तान विजिट कर ले, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड में सी पैक की बात हो रही थी। तो इन्होंने वो, मैंने कहा जी आप खुद जाएं, एम्बेसडर को कहा कि आप इसको जाके मिलें, आप यही चीज़ें उनको कहें, क्योंकि हमारा हम कहेंगे तो पता नहीं क्या उसका इमरान साहब को कहें जाके जी इम्पैक्ट होगा। तो वो जी आप खुद कहें, वो गए और उन्होंने जाके इनको मिलकर यही बात की कि जी आपके कंट्री के लिए हमारा मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। प्रेसिडेंट शी जो भी प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आने की तारीखें मुकर्रर हो गई हैं और वो यहाँ MOU साइन करेंगे और मुआहदे करेंगे और सी पैक देंगे। इन्होंने नहीं माना, हमने और इन्होंने वो देखा हुआ है कि उसमें से कुछ भी नहीं निकला था। और जब कमीशन इनकी मर्जी का बना, नाम तक दिए इन्होंने, कहा चीफ जस्टिस खुद करे, तो ऑनेस्ट आज हद उनकी इज्जत करता था। हमने कहा बिस्मिल्लाह कोई भी कर ले, हमारा कोई खुदा न खास्ता दिल में चोट नहीं था। लेकिन जब वो फैसला इनके खिलाफ आया, इन्होंने कौम से माफ़ी, वहाँ हमने लिखा था कि आप अनाउंस करेंगे कि माफ़ी के लफ्ज़ तो नहीं थे लेकिन आप रिग्रेट करेंगे, इन्होंने वो भी नहीं किया और हंस के कह दिया कि जी वो तो मेरा एक सियासी सारा एक प्रोसेस था। तो एक तो इनकी ये देख लें कि इनको कोई मुल्की मुफाद इनको यानी नहीं है, यानी उनकी प्रायोरिटी इनकी सियासत, और सियासत भी वो कि ये पावर में हो, वरना तो इन्होंने अभी निकले हैं जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के बाद, आपने पढ़ा होगा, इन्होंने कहा जी इससे तो बेहतर था कि एटम बम गिरा देते। ये सोच जिसकी हो, आप अंदाज़ा करें कि वो क्या पाकिस्तान के लिए करेंगे। एक दूसरा आपने कहा जी कि आपने बात की कि जी वो जनरल बाजवा की बात की, देखें मैंने कहा आर्मी चीफ की तैनाती पे उनको मुशावरत में ले लें इमरान खान ताकि थोड़ा कूल डाउन हो जाए। मैं वही कह रहा हूं ना कि वो एक तो किस कानून आइन रूल्स में लिखा है कि ये ऑपोजिशन के साथ आपने मुशावरत करनी, किसी में नहीं लिखा हुआ। जिन चीज़ों पे मुशावरत करनी लिखी है वो हम करते हैं और इनको भी करनी पड़ी। मसलन आपने अगर ये जजेस की अपॉइंटमेंट करनी है, वो आपकी एक प्रोसेस है, आपने केयर टेकर करनी है, उसका एक प्रोसेस है, आपने इलेक्शन कमीशन में जो लगाने उसका एक प्रोसेस है। ये कहीं नहीं लिखा और ना आज तक किसी ने किया कि जी ऑपोजिशन के साथ बात करके आप नए चीफ का फैसला करें। तो ये हर चीज़ को मोनोपोली ना समझें कि जी जब ये प्राइम मिनिस्टर थे इनको सारे प्रोगेटिव थे, इन्होंने इस्तेमाल भी किए, जब ये नहीं है तो वेट करें। और जिनका वो यानी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है और प्रोगेटिव है और राइट है, वो करेंगे अपना फैसला। ये एक तरफ तो ये कहते हैं भाई किसके लिए आप ये कह रहे हैं, आप उनको कहते हैं कि मीर जाफ़र हैं, आप उनको कहते हैं मीर सादक है, आप उनको कहते हैं कि ये जानवर हैं। हमने तो कभी ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ किए यानी उस अदारे के लिए, उसके अदारों के। मियाँ नवाज शरीफ तो गुजरांवाला में ज़ाती तनकीद की अदारे पे नहीं की, आपको याद होगा, लेकिन बाजवा साहब का ये इनको तो तमीज़ ही नहीं है। ये जब इनके आंखों में खून उतरता है, ये स्पॉइल्ड बेबी है, ये एक फासिस्ट इंसान है। इसको जो यानी जिस प्रोसेस में निकल के आए हैं, ये समझते हैं कि जो मैं को हरफ आखिर हो। आपको सब पता है, मुझसे ज़्यादा पता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी डॉक्टर साहब इनको अपने को रिकंसाइल बात ये कि ऑब्वियसली इमरान खान कह रहे हैं कि उनका भी दिल टूटा हुआ है, उनको जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह पूरी नहीं हुई इदारों से, उनका दिल ये भी टूटा हुआ है कि अब आप वापस आ गए हैं तो उनको लगा है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। वो इस बात पे हैरान है कि किस तरह नवाज शरीफ साहब की सारी सजाएं माफ़ हो जाएंगी या और वो किस तरह वापस आ जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल आपसे मुख्तलिफ है, मैं इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशंस को नहीं ला रहा इधर। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी तो अब नज़र आ रही है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के कैंडिडेट भी होंगे और नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेंगे जलसों वगैरह में, क्योंकि आप बड़े करीब है उनके, मुझे इस बारे में तो पता है कि आप बहुत करीब हैं। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ कि एक तो उनकी जो ताहयात ना अहली है वो दुनिया के किसी भी बैरोमीटर पे वो पूरी नहीं उतरती। आप मर्डर को तो 5 साल वेट करवाते हैं आफ्टर इस टाइप की प्रोसेस से गुजरने। आप कह रहे हैं कि जी एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर शुरू वहाँ से हुआ, वो तो एक कोलेट्रल पे डैमेज हुआ। जंगीर तरीन साहब का मामला भी वो भी अब यानी नाअहल पूरी लाइफ के लिए हैं। फिर फैसल वाडा का भी हुआ। तो बात यह है कि वी शुड बी फेयर। ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक सज़ाएँ
और इंडिविजुअल स्पेसिफिक फैसले, ये मैं समझता हूँ अल्लाह को जान देनी है सब ने। डॉक्टर साहब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सब कुछ हो जाएगा, वो बरी भी हो जाएंगे, वो अहल भी हो जाएंगे, तो वो आपको लगता है कि पीएमएलएन की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार स्टिल मियां नवाज शरीफ ही होंगे? मियां नवाज शरीफ साहब, मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि मियां शहबाज शरीफ की ये, यानी मैं उस जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि बड़े मियां साहब यानी मियां नवाज शरीफ साहब, अल्लाह करे कि ये सब चीज़ें इंशाल्लाह जल्दी हो और अगले इलेक्शन में ही शुड बी दी लीड जो है एज प्राइम मिनिस्टर, लीड पर्सन पाकिस्तान के लिए। अच्छा, एज द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब होंगे? आपने सही, ये पूरी पार्टी की ख्वाहिश है, ये मियां शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है कि जी वो अगर इंशाल्लाह ये जब चीज़ें होती हैं और वो इलेक्शन में हम जाते हैं और इलेक्ट होते हैं, सबसे पहले तो ये ख्वाहिश मियां शहबाज शरीफ की है, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। अच्छा। तो बात यह है कि उनका टेन्योर, आप प्लीज़ ये याद रखें कामरान साहब, जनाब, ये मियां नवाज शरीफ का टेन्योर था जो हमने अभी बात की 2013 कहाँ से उठाया था, और 2016-17 में ये मुल्क जो है वो 2% फूड इन्फ्लेशन पे आ गया, 4% ये जनरल इन्फ्लेशन पे आ गया, 6.3%, पहले 5.8 थी जो ये कहते थे ये तो इन्फ्लेटेड है, खुद इन्होंने 6.3 जब उसको प्रोविजनल के बाद फाइनल किया तो ये पीटीआई गवर्नमेंट ने 6.3 अल्हम्दुलिल्लाह ये जीडीपी मानी। डॉक्टर साहब, और रिजर्व जो है हाईएस्ट आज तक वही अब मैं जरा आपसे अवामी नवाज शरीफ, जी बताएं नवाज शरीफ साहब की बात कंप्लीट कर लें जी, फिर मैं सवाल करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जी उनको आना भी चाहिए, उनका मुल्क है, और जो शवाहिद आ चुके हैं मियां नवाज शरीफ के हवाले से और इन केसेस के हवाले से, मैं समझता हूं कि अब तक ये फैसले हवा में उड़ जाने चाहिए थे। इट इज़ कॉल्ड सबवर्शन ऑफ जस्टिस, इट इज़ कॉल्ड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। आपके अपने जो कानून है उसमें 561 सेक्शन है यही, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू करेंगे अब जरा सिंपल, बिल्कुल ठीक, आपका ये पॉइंट आ गया जी, सिंपल। मैं तो खुद इस बात का दाई हूं, मैं तो खुद इस बात का फेवर करता हूं। मैंने ये अलग एनालिसिस किया था कि इमरान खान साहब की ये सारी जिंदगी खलिश ही रहेगी कि नवाज शरीफ को हराए बगैर प्राइम मिनिस्टर बने, जिस तरह ये बने, जिस तरह ना बने। नवाज शरीफ को जेल में थे और उनको हराए बगैर ये प्राइम मिनिस्टर, अच्छा है पूरा घमसान का रन बचे, मुकाबला बराबर का हो, लेवल प्ले फील्ड हो, यहाँ से नवाज शरीफ साहब हो, उधर से बिलावल भुट्टो साहब हो, इधर से इमरान खान साहब हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम तो जनाब जमहूरियत के कायल हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, अब मैं जरा आम फहम लोगों को, 7-8 मिनट है मेरे पास, थोड़ा सा टाइम रह गया, लोगों को समझा दें सर 2-3 चीज़ें इकॉनमी के हवाले से। ये आपकी मैं इस बात का कायल हूं कि आपने $100 से नीचे लेके आए थे उस वक्त डॉलर को, आपने डॉलर को बड़ा मुस्तहकम रखा, लेकिन फिर इल्ज़ाम ये डला कि आप आर्टिफिशियल तरीके से पैसे फेंके, ये हुआ वो हुआ। लेकिन मैं कहता हूं अगर फेंके भी तो मैं तो इस बात का कायल हूं कि आपने डॉलर को मुस्तहकम रखा, पाकिस्तान का बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन अब डॉलर आ रहा है नीचे, लेकिन जिस तनासुब से बढ़ा है उसके हिसाब से तो बहुत कम आ रहा है। तो डॉक्टर साहब 200 से नीचे आप किस तरह लेके जाएंगे? ब्रीफली कोई जायचा है आपके जेहन में, या आपको वैसे ही लग रहा है कि ये इकॉनमी रिवाइव नहीं हुई तो नफ्सियाती फैक्टर है ना, कि आप भी आ रहे हैं, लोग जरा वो हो रहे हैं कि जी एक स्टेबल आ गया फाइनेंस मिनिस्टर, तो मामला जरा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये किस तरह करेंगे इसको सर $200 से नीचे? मैं अर्ज करता हूँ जनाब। एक तो कामरान साहब, ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी आर्टिफिशियल रखा, आर्टिफिशियल आप एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए कर सकते हैं। आप 4 साल के लिए किसी मुल्क की करेंसी को आर्टिफिशियल यानी नहीं, अनलेस यू आर पैक्ड कि आपने, और बाय द वे मार्केट बेस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, तो फर्स्ट टाइम फरवरी 99 में हमने मार्केट बेस किया था। ठीक, तो ये क्रेडिट मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को जाता है। उससे पहले पैग होता था, गवर्नमेंट फैसला करती थी क्या रेट होगा, कितनी अच्छा डॉक्टर साहब प्लीज भी बताइए ना, 200 से कम किस तरह लेके आएंगे? लोग सुनना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आ जाए इसके ऊपर प्लीज। देखिए मैं अर्ज करता हूँ, इसमें बहुत एंगल, इसमें स्पेकुलेटर्स और हुंडी एंड इस टाइप की चीज़ों की एक यानी सारी एक स्कीम के तहत, या जो भी वो, मैं नहीं श्योर कि क्या उनकी सोच थी, क्यों किया। लेकिन मुल्क में अफरा तफरी, मुल्क में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। और एक इसकी होती है रीर, जो मैं कह रहा हूँ कि हमने फरवरी 1999 में इंट्रोड्यूस किया, वो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जी। वो जो इफेक्टिव रीर है वो बेसिकली हमने कैलकुलेट की है, और वो मैं नंबर आपको नहीं बता सकता, वो 200 से नीचे है। अच्छा, अब इनकी इन जो ये सारा कारोबार के जितने बड़े लीडर्स हैं,
या उसके एफिलिएट्स हैं, उनको ये पता है कि ना 98 99 में आर्टिफिशियल हमने जो किया इसने छोड़ा और ठीक करवाया, 13 14 में वही हुआ कि 111 114 जिसमें आपने इंट्रो में कहा कि जी वो एक सियासतदान पिंडी से उन्होंने कहा कि अगर अंदर से नीचे आए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं असेंबली रिज़ाइन कर दूंगा। तो वो 2 दफ़ा इनको तजर्बा है। और तीसरा ये मैंने जैसे कहा, देखें ये हमारी एक तो पॉलिटिकल सेंटीमेंट्स हैं, लोगों की मेहरबानी, अल्लाह ताला का करम है कि दे हैव कॉन्फिडेंस, उन्होंने देखा है कि जी ये जो मेरी थेरीज थी वो ठीक थी कि पाकिस्तान ये लेकिन डॉक्टर साहब अब तो आईएमएफ ने ये कह दिया ना कि आप मार्केट बेस रखेंगे डॉलर को, तो आप पे ये शर्त लागू नहीं होगी, पहले तो नहीं थी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये मार्केट बेस ही था और है। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं 1999 से मार्केट बेस है। ठीक। ये मैंने तो किया हुआ है। I moved from peg to market base first time February 1999 और ये मार्केट बेस्ड ही है। अब ये मुझे तो कोई नहीं है एज फाइनेंस मिनिस्टर कहेगा ना आईएमएफ कि वो हम अंदर बैठ के उनको दिखा सकते हैं कि रीड होना का चाहिए, उसकी एक वर्किंग है। तो अगर वो 200 से नीचे है तो दैट मीन्स कि जो बैलेंस है वो स्पेकुलेटिव एंगल है, वो कोई उससे प्ले कर रहा है, वो अपने करोड़ों या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क को 4000 अरब का ये पिछले 4 साल में टीका लग चुका है। तो मैं समझता हूं कि उसमें कोई आपसे कोई गिला नहीं करेगा, ये मार्केट बेस है। और उससे ऑन टॉप ऑफ दैट, जैसे आपने खुद ही कहा कि मेरी वापसी, मियाँ साहब की वापसी, उनका यानी बिजनेस कम्युनिटी का फेथ है। मुझे जितने डिप्लोमेट मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि नाउ वी एक्सपेक्ट कि द इकोनॉमी विल टेक ऑफ। तो मैं तो नहीं डॉक्टर साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक बात बताइए, अभी पेट्रोलियम लेवी आपने अवाम को रिलीफ देने के लिए कम कर दी बढ़ाने के बजाय, और अभी आपने आईएमएफ की कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। इस पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा है कि उनको बड़ी हैरत हुई है कि आपने किस तरह ये कर दिया आईएमएफ की मंजूरी के बगैर। और आज इस्लामाबाद में आईएमएफ की नुमाइंदा जो है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जिन पॉलिसियों मुआहदों में इतफाक किया है वो अब भी लागू हैं। तो सर ये तो आप वायलेशन की तरफ नहीं जा रहे? नहीं, एक सेकंड, मैंने पब्लिकली ये मैं कल कह चुका हूँ कि कोई वायलेशन नहीं है। नंबर एक, ये हमने पीडीएल को कम नहीं किया। ये जो पिछली रजीम जिस पे मिफ्ता साहब अमल कर रहे थे, जो पीटीआई की कमिटमेंट्स और फिर हमारी आने वाली जो टीम थी उसकी जो कमिटमेंट्स थी, इसमें इस महीने में 5 रुपए पेट्रोल पे और डीजल पे लेवी लगने वाली थी। अब आपने ये देखना है कि क्या आवाम को के लिए हमने कुछ करना है कि नहीं करना। और मेरे लिए उसका यानी ऑल्टरनेट, एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आईएमएफ की एमडी से बात की, उधर यूएन की साइड लाइन्स के ऊपर अभी जो गए थे कि जी हमें इस टाइप की चीज़ों को आप 3 महीने के लिए फ्रीज करें फ्लड की वजह से, और वो बड़ी जस्टिफाई करती है उनकी जो डिमांड। एमडी आईएमएफ ने कहा कि आई विल गो बैक एंड आई विल टॉक टू माई बोर्ड, मतलब बहुत वो प्रोसेस को फॉलो करते हैं ना। एक तो वो है, अगर वो कहते हैं नहीं जी हमने बात की, हमने नहीं करनी, मेरे लिए उनके 2 अल्टरनेटिव हैं। देखें, ये कोई ऐसा फिक्सेटेड नहीं है, हमने आईएमएफ कोई हवा बना लिया। आईएमएफ कोई आसमान से उतरी चीज़ नहीं है। आई हैव बीन डीलिंग विद देम, 25 साल से मैं डील कर रहा हूँ। और मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी ये श्योर किया कि बिल्कुल प्लीज़ रिलैक्स, आवाम को ये रिलीफ दें। मियाँ नवाज शरीफ वहाँ तड़पते हैं रिलीफ देने के लिए। आपको याद होगा कि एक मीटिंग से उठ के चले गए थे गुस्से में। तो बात यह है कि अगर ये कम नहीं की, हमने इस महीने नहीं लगाई, जो 5 रुपए मजीद लगाने थे मैंने नोइंगली मैंने कहा, वरना तो 7 रुपए, 7.25 7.5 की होती पेट्रोल कम और डीजल कम, क्या है 7 रुपए। डॉक्टर साहब, तो हम देखिए जो कुछ बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच गया हूं मैं। सर जी 30 सेकंड जी। मेरे पास ऑल्टरनेट रेवेन्यू, देखिए हमने करीबन इसमें जो लूज करना है ना, मैं उसके ऑल्टरनेट उसको जनरेट करके साथ लेके जा रहा हूँ वाशिंगटन। मैं देखता हूँ मुझे कौन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अपनी जबान पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई, अगर वो उसके बेसिस पे कहें ठीक है फाइन, नहीं कहते फाइन। एक रेवेन्यू मैंने नहीं लगाया, मैंने अगर उसका अपना रेवेन्यू जो इकट्ठा होना था चंद अरब, वो मैंने अवाम की खातर नहीं किया। वो हमारा फ़र्ज़ है, हमें करना चाहिए, हम आगे भी करेंगे अच्छी चीज़ें। तो वो हमने उसका ऑल्टरनेट रेवेन्यू कलेक्शन किसी और मद में की है, और वो मैं उनसे डील करूंगा। तो इसलिए किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिफ्ता साहब भी रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। मिफ्ता साहब कह रहे हैं आप शुरू से उनकी जॉब के हवाले से इनसिक्योर थे वो, कि आप आ रहे हैं, डार साहब आ रहे हैं,
तो मेरा ख्याल से सारे मुश्किल फैसले वो कह रहे हैं मिफ्ता साहब से करवा लिए जी। नहीं, इस तरह नहीं है। मिफ्ता साहब मेरे कॉलीग रहे हैं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, इन्वेस्टमेंट बोर्ड को मैं लुकअप करता था, सबसे पहले 2013 में उनको वहाँ रखा। फिर जुबैर जब गवर्नर बन के, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे गवर्नर नहीं बनाया तो मुझे यहाँ ले आए इन्वेस्टमेंट बोर्ड से, वो किया, तो हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। इसमें कोई ज़ातियात नहीं है। देखें, मैं 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर ख़जाना रह चुका हूँ, क्या चौथी दफ़ा मेरे ऊपर को ख्वाब के पढ़ नहीं लग जाने। पहले 3 में से 2 टेन्योर मुझे मुश्किल तरीन हालात में मिले। इसाक डार साहब के साथ बातचीत जारी है जनाब, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं उनसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मामला। आपने नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर तो बताया कि जी वो प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार होंगे और शहबाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश है। मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है नून लीग के लिए, नून लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नवाज शरीफ साहब की एब्सेंस को उन्होंने जिस तरह डेयरिंग तरीके से यहाँ पे अपनी पार्टी के लिए चैलेंज किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, उन्होंने जैसा लीड किया है। मरियम नवाज साहिबा का फ्यूचर नवाज शरीफ साहब क्या देखते हैं आपके नज़दीक? मियाँ नवाज शरीफ साहब की टीम के शी विल बी इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ की टीम में उनका एक कलीदी रोल होगा। वो बड़ी काबिलियत है, उन्होंने बड़ा फ्रंट फुट पे आके खेला है, उन्होंने पार्टी के लिए बेपनाह तकलीफ़ और कुर्बानी दी है। और फिर वो जैसे मैंने कहा कि शी हैज़ दी एबिलिटी, तो उसके मुताबिक जिस चीज़ को जिम्मेदारी मिलती है, आप यही चीज़ें देखते हैं, लॉयल्टी देखते हैं, आप काबिलियत देखते हैं। वक्त हो गया खत्म, आपसे तीसरे की रह जाएगी, बातें आपसे बहुत करनी थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम सही। इसाक डार साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे। व्यूज़, आप उनके ख्यालात आपने सुने, अपनी राय का इजहार आप कर सकते हैं फ्रंटलाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे भी और हमारे फेसबुक अकाउंट के ऊपर भी। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।